63.7% मार्क्स से अपने गृह जिला सिवान से कंप्लीट की। फिर सन 2004 में मैंने अपने 12वीं की परीक्षा सीएम एंग्लो बंगाली कॉलेज वाराणसी से कंप्लीट की। उसके बाद 2 साल का गैप है सर। आफ्टर हम्म। दैट 2006 में मैंने बीटेक में उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना बीटेक कंप्लीट किया, 2006 टू 2010 बैच। उसके बाद सर अगेन मैं एनएफएससी से कोर्स कंप्लीट किया, 1 ईयर कोर्स, ऑफिसर्स कोर्स। और मैं बड़ौदा में 9 मंथ्स तक फायर ऑफिसर रहा। उसके बाद सर मैं डीआरडीओ में 2012 में ज्वाइन किया। बिटवीन डीआरडीओ ज्वाइनिंग मैंने 6 मंथ डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी किया सर। उसके बाद 2012 से 2015 तक मैं फायरमैन रहा HEMRL लेबोरेटरी डीआरडीओ पुणे में। उसके बाद मैं प्रमोट कर दिया गया सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी। इस ईयर में ही सर मार्च में फिर मेरा डिमोशन हुआ फायरमैन पर। रिक्रूटमेंट रूल्स में कुछ गड़बड़ी हुई थी जिसके कारण रिक्रूटमेंट हुआ था। फिर अगेन तो अभी वर्तमान में कराची में अभी कोर्ट ने वर्तमान में फिर आप किस पद पे हैं? कोर्ट ने अभी 23rd को फिर स्टे लगा हम्म। दिया और मैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी पुनः बन गया। तो अभी आप वर्तमान सीनियर में मैं टेक्निकल असिस्टेंट कहाँ, डीआरडीओ में हैं? डीआरडीओ में। जी ओके। सर। एक बात बताइए, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है रामानुज? सर 1958 में हुई है। ओके, और टेक्निकल इसरो की स्थापना कब डेवलप हुई है? 1969 में सर। जब आप डीआरडीओ और इसरो को देखते हैं तो दोनों भारत सरकार का ही उपक्रम है। जब आप इसरो का, आप जब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखते हैं तो साल दर साल उनकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है और एक अच्छे जी सर। मुकाम पे स्पेस सेक्टर में हम लोग एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं। रिसेंटली हम लोग चंद्रयान 3 भी, जिसमें हम लोग दक्षिणी ध्रुव पे साउथ पोल पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन एक तरफ हम डीआरडीओ को देखते हैं तो उतनी प्रगति नहीं हो पाई है। आप डीआरडीओ में काम कर चुके हैं, तो क्या अंतर, क्या वर्क कल्चर दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है? सर इसरो और डीआरडीओ दोनों दो तरह के टाइप के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं सर। दोनों का कंपैरिजन सेम स्टैंडर्ड पर नहीं हो सकता। मेरा मानना है सर कि डीआरडीओ अपने लेवल पर बहुत अच्छे तरह से काम कर रहा है। हर एक फील्ड जो नवीनतम प्रौद्योगिकी पूरे वर्ल्ड में चल रही है उस पर कुछ अचीवमेंट डीआरडीओ भी बताइए, काम कर रहा है। कुछ अचीवमेंट बताइए डीआरडीओ का इधर 2-3 सालों में। सर अग्नि 5 का बहुत बार टेस्ट ट्रायल इसका सफल रहा। निर्भय बनाया है, पृथ्वी एयर डिफेंस, एडवांस्ड एयर डिफेंस, V05 K05, मिशन जो एसेट हम का नाम जानते हैं आप? मिशन मिशन एसेट, एसेट नाम सुना है आपने? सुना है लेकिन स्मरण नहीं आ रहा है सर मुझे अभी। रुद्रम का नाम सुना है, रुद्रम? रुद्रम 2 प्रोजेक्ट है डीआरडीओ का सर। क्या है बताइए, क्या है? चलिए ठीक। आयरन डोम नाम सुना है ये टेक्नोलॉजी? आयरन डोम टेक्नोलॉजी इजराइल की टेक्नोलॉजी है जो एडवांस एयर डिफेंस टाइप की है, जिसमें मिसाइल को पहले ही डिटेक्ट करके और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है। ये इजराइल हमास का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? अभी देखिए लगभग 1 साल होने वाला है। पिछला जी लास्ट ईयर पता है 7 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ था, जी 7 अक्टूबर सर। 2023। और अब फिर 7 अक्टूबर 2024 आने वाला है, लगभग 1 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये युद्ध खत्म नहीं हुआ। जी सर। क्या वजह है इसका? इसका वजह कैसे सर देखते हैं आप इसे? इजराइल की मेंटेलिटी है सर। वो उसकी अपनी स्ट्रेटजी है इस चीज को कि वो बात करने को प्राथमिकता न दे करके एक्शन को प्राथमिकता देता है। वो उसमें एक तरह का ऑटोक्रेटिक बिहेवियर भी दिखता है। सफलता उसको हमेशा मिली है 1967 1973। उसको हमेशा सफलता मिली है, इसलिए किसी की जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसका कम तो क्या
क्या आपको सुन रहा लगता है है कि ये किसी भी विश्व कल्याण कल्याण के लिए यह हितकर है? आप कैसे सोचते हैं इसे? सर। इसमें मिडल पाथ को फॉलो करना चाहिए। जो इंटरनेशनल एजेंसीज है उससे बात करनी चाहिए, यूएन के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना चाहिए सर। लेकिन इसमें जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसका उसके सिद्धांत और भारत उनके की अभी प्रेशर तक को क्या लग भूमिका रही है? भारत की इस युद्ध को मिटिगेट करने में क्या भूमिका रही है? भारत इस मामले से ज्यादातर तटस्थ रहा है सर, न्यूट्रल रहा है। और उसने केवल अपने हितों का ख्याल रखा है, अपने जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट कराया है। ऑपरेशन अजय जानते हैं आप? जी सर। क्या जी है ये? सर। ऑपरेशन अजय जो इंडियन लोग इजरायल हमास युद्ध में फंसे हुए थे उनको सुरक्षित रूप से भारत वापस लौटाना था सर। हम्म। आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, उसमें आप क्या करते हैं आप? क्या काम था आपका? सर सर मैं इस सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी में कई जगह का काम किया हूँ, सॉफ्टवेयर बनाने से हम्म। लेकर। और अब वर्तमान में सर मैं पदार्थ प्रबंधन विभाग में काम कर रहा हूँ, मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम में, इसमें जिसमें क्या आपका रोल रहता आइटम है? प्रो आइटम हम्म। प्रोक्योर करना, आइटम डिस्ट्रीब्यूट करना, ये मेजर रोल है सर में। ओके, थैंक यू। दीपक सर? डीआरडीओ के कितने सेंटर हैं इंडिया में? सर वर्तमान में अभी 52 जगह पर सेंटर्स हैं, लेकिन मर्जिंग करके 30 तक बनाने की प्लान चल रही है। ओके, तो इससे क्या एफिशिएंसी इंक्रीज होगी? एस्टेब्लिशमेंट कम होंगे सर, तो फिजिकल कंसोलिडेशन होगा, प्रूडेंसी आएगी। और पास रहने से जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस है उसके लोग ज्यादा तरह से काम कर सकते, कोऑपरेट सिनर्जेटिक रूप में, और एक दूसरे के रिसर्च का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं सर। ओके, आपने एज ए फायरमैन की अभी आपने न्यूज़ देखा होगा पिछले कुछ सालों में दिल्ली में या फिर बिहार की बात करें तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लग जाती है, ठीक है? जी सर। तो इसके पीछे मेजर ड्रॉबैक क्या है, और एज ए मैन है तो इसके लिए आप क्या सजेशन देंगे कि इन सब चीज़ों से किसी भी इंस्टीट्यूशन को कम घाटा हो और जान माल की क्षति जो होती है? वर्तमान समय में सर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अ, अभी ही ये घटनाएं परिलक्षित हुई हैं। इन इन लोगों ने जो आईएस मार्क्स होते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के, उसका पालन नहीं किया है। बेसमेंट में लाइब्रेरी, और जहाँ भी जगह रहता है वहाँ पर जो खाली जगह है उसको यूटिलाइज करने का प्रयास किया। इसके पीछे कारण ये है कि ये लोग अभी के समय में सबसे पावरफुल लोग हैं, ये मनमाना कुछ भी कर सकते हैं। इस हिसाब से इन लोगों ने ऐसा किया है। इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो एक नजीर पेश कर सके, क्योंकि आपका क्या इनके एफर्ट सिलेक्टेड। होगा इसमें इसको कम करने के? सर इसमें रूल्स का वायलेशन हुआ है, एक व्यापक तरीके से सर्वे होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ बिल्डिंग्स में, जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनमें कहाँ कहाँ रूल्स का वायलेशन हुआ है, जहाँ पर ओके, जो नॉर्म्स है उसको पालन किया गया है कि नहीं किया गया है। ठीक है। सर्वेंट में कुछ क्वालिटीज होती हैं, आप 5 बता पाएंगे? सर सिविल सर्वेंट में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, हायर लेवल की इंटीग्रिटी होनी चाहिए, उसको अपने काम समय पर करने चाहिए, उसमें प्रोबिटी होनी चाहिए, पाँच ऑनेस्टी होनी होनी चाहिए। चाहिए। जी ओके, ठीक है। अपनी 3 वीकनेसेस बताइए जो कि सर। बिहार मैं के लिए फायदेमंद हो। वीकनेसेस जो बिहार के लिए फायदेमंद हो। जी। मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ सर किसी मैटर को लेकर।
जिसमें कभी कभी अच्छा रिजल्ट आने की भी संभावना होती है सर। और मुझे अच्छा कोई बात। बिहार का जोग्राफिकल एरिया कितना है? बिहार अभी तो आसमान नहीं आ रहा है सर। ठीक है, नेपाल से सटे बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उनके नाम बताइए। 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं सर। पश्चिमी नाम। चंपारण, पूर्वी जी। हम्म, हाँ, उसके बोलिए बाद नाम सर बोलिए। दरभंगा, मधुबनी, अररिया, किशनगंज। 6 ही हुआ। अच्छा, बिहार में इंडस्ट्री के बैकवर्डनेस के क्या कारण है? आपको क्या लगता है कि बिहार इतना पिछड़ापन क्यों है? क्योंकि एक तरफ देखते हैं झारखंड के पास इतने मिनरल्स हैं, कोल हमको वहां से मिल सकता है, के पास हमको मिनरल्स मिल सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है बिहार में ट्राई जंक्शन बना दी तो इसका इंडस्ट्री जो है अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। इसमें आपको क्या क्या रीजन दिखता है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस में? सर बिहार में एग्रेरियन इकोनॉमी हमेशा से डोमिनेंट रही है, और कोई भी स्टेट को आगे बढ़ना है तो उसको सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में अपने लोगों को एम्प्लॉयबल बनाना चाहिए सर। दूसरी चीज ये है कि इस यहाँ पर भूमि सुधार नहीं हो रहा है, अभी काम चल रहा है उसके ऊपर। कोई लैंड बैंक नहीं है जहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट आकर इन्वेस्ट कर सकें। और इतने सारे लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं कि उसको एक्विजिशन करना, लैंड एक्विजिशन करना बहुत मुश्किल काम है। क्रेडिट बिहार डिपॉजिट इंडस्ट्रियल रेशियो भी। पॉलिसी आपने पढ़ी है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपने पढ़ी है? जी सर। तो पहली पॉलिसी कब आई थी बिहार इंडस्ट्री के रिगार्डिंग? सर मुझे याद नहीं। आपकी प्रेफरेंस क्या है? मैंने बिहार पुलिस सर्विस को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है सर। उसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट, उसके बाद निरीक्षक, मद्य निषेध निरीक्षक। उसके बिहार बाद के सर डीजीपी कौन है? प्रभात। सॉरी सर, मुझे अच्छा याद कोई नहीं आ बात नहीं। हायरकी पता है आपको बिहार में पुलिस का? रहा। टॉप टू डाउन बताना है कि डाउन डाउन टू टू? डाउन टू डाउन टू कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी। उसके बाद सर डीआईजी, आईजी, डीजी, एडीजीपी और डीजीपी। ओके, ठीक है। रुपेश सर, अब आप आगे जी प्रोसीड कीजिए। सुनिए सर। जी रामानुज जी, आप फायर जी सेफ्टी ऑफिसर ऑफिसर रहे हैं। क्या आपको जी सर। पता है वाटर फॉर फायर डिमांड हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल के अनुसार कैसे कैलकुलेट करते हैं? वाटर, पार्डन सर, वाटर। वाटर फॉर फायर डिमांड जी सर, इन केस ऑफ वाटर की फायर डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी डेंसिटी 1 होती है, तो नहीं उसमें नहीं, वॉल्यूम से डेंसिटी का डेंसिटी मल्टीप्लाई नहीं, होता है। मैं डिमांड पूछ रहा हूँ। जैसे कहीं इन केस ऑफ फायर हमें पानी की जरूरत होगी ना, तो जी सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल में उसे कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। क्या आपको जी उसके सर, बारे में लीटर पता है? पर मीटर। यस सर, लीटर पर मिनट इज इक्वल टू 2/3 डी स्क्वायर अंडर रूट पी। डी ओके जहाँ डायमीटर है नोजल का। ओके, ठीक है। आजकल हम लोग मॉल में एक फायर एक्सटिंग्विशर वाला सिस्टम देखते हैं, वो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। जी सर। वो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या ज्यादा एफिशिएंट होता है, और अगर होता है तो क्यों होता है? सर वो मतलब फायर तुरंत होने पर रिएक्टिव रिएक्टिव अप्रोच नहीं माना जाता है, वो प्रिवेंटिव अप्रोच माना जाता है। जो ही फायर का इंसिडेंट होता है उसमें सेंसर लगे होते हैं और डिल्यूज सिस्टम लगा होता है, और ऑटोमेटिक कंट्रोल करने की कोशिश के लिए लगाया गया होता है सर। उसमें तो स्प्रिंकलर के थ्रू। जी जी। मैं ये जानना चाहता हूँ स्प्रिंकलर। कि
उसमें से जो पानी बाहर आता है वो स्प्रिंकल के फॉर्म में आता है। वो जी सर, डायरेक्ट आता है। डायरेक्ट पानी बाहर क्यों नहीं आता पाइप के माध्यम से, स्प्रिंकल के फॉर्म में ही क्यों आता है? वो उसका ऑलरेडी कोई इंस्टॉल्ड होता है सर, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, और उसमें जो प्रेशर होता है उसके हिसाब से स्प्रिंकलर घूमता रहता है, और उसमें से वाटर की वाटर आता रहता है मिनिमम 4 kg प्रेशर से। ओके। और जो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर होते हैं उसमें कौन सा मटेरियल जी। भरा होता है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को, यदि वाटर एक्सटिंग्विशर है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकालने के लिए यूज होता है सर। यदि फोम है तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज फोम को निकालने के लिए किया जाता है। यदि डीसीपी है तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। पहले के जमाने में सोडा एसिड होता था तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसको हटा दिया गया। अब तो CO2 ही या नाइट्रोजन भी कभी कभी कार्टिज के फॉर्म में यूज किया जाता है। ओके, थैंक यू रामानुज मेरी तरफ से। थैंक यू सर। your interview is over. थैंक यू सर। सर फीडबैक हमको जो गलत हो या सही हो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड से बताइएगा। बिल्कुल हम लोग स्ट्रेट कमी फॉरवर्ड ही हमारे बता रहे हैं। पहला बार मैं दे रहा हूँ, उसमें कहाँ कहाँ कमी है सर, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग जो भी बताएंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बताएंगे। कार्तिकेय सर। देखिए रामानुज, पहला नंबर तो आप जैसे डीआरडीओ का मैंने प्रश्न जो किया, डीआरडीओ और इसरो, तो उसमें आप एग्जैक्ट मतलब आप सीधे ये नकार दिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उसको आप बताते कि दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। कुछ कुछ जो डीआरडीओ का जो अचीवमेंट मान लिया आपने बताया कि डीआरडीओ का अलग प्लेटफॉर्म है, इसरो का अलग प्लेटफॉर्म है, तो जब मैंने पूछा कि मिशन एसेट क्या है, रुद्रम क्या है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। वो जी डीआरडीओ सर। का ही अचीवमेंट है, आपके जी संस्थान का अचीवमेंट है। जी बाकी सर। थोड़ा आपका र्यूडनेस दिखा क्या सर इसमें? मैंने जो बोला उसमें र्यूडनेस हाँ थोड़ा दिखा। ये नहीं नहीं, जी रूडनेस सर। नहीं है, ठीक है, बस उसको जस्टिफाई करना है, जो आप बता रहे हैं उसको जस्टिफाई विद एग्जांपल होना चाहिए था। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा ये ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा जी सा सर। ये जो जो आप बोल रहे कार्तिकेय हैं। सर बोल रहे हैं, कार्तिकेय सर मैं एक बार हाँ एक मिनट, बोलिए बोलिए। अगर एलटी आपसे क्वेश्चन पूछती है तो उसको नेगेटिव वे में नहीं ले जाना है, ठीक है। जी सर। कोशिश कीजिए कि दोनों का अपना इंडिविजुअल महत्व है, ठीक है। हाँ आपको उसको ऐसे कंक्लूड कर, ठीक है। आप ये मत बोलिए कि इसरो अलग चीज है, डीआरडी, दोनों भारत सरकार की संस्थान है, उसको पॉजिटिव वे में दिखाना है। दोनों का अपना जी इंडिविजुअल अलग अलग महत्व है। डीआरडीओ के साथ गवर्नमेंट ऐसे काम करती है, इसरो के साथ ऐसे काम बिल्कुल, करती है, पॉजिटिव वे में ले जी जाना है। दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है दोनों की, जी तो ये ध्यान रखना है। और दूसरा चीज जो आप बोल रहे हैं, तो वॉइस मॉड्यूलेशन कभी आपका अप्स हो जा रहा है, कभी डाउन हो जा रहा है, थोड़ी सी एनर्जी कम लग रही है, जी या सर। रात होने की वजह से, या देख लीजिएगा, थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस कर लेना है और प्रयास जी करना है सर। कि वॉइस मॉड्यूलेशन एक बना रहे, यूनिफॉर्म हो। अब लग रहा है थोड़ा थके थके लग रहे हैं, तो वो चीज देख लीजिएगा, ठीक है, उसको थोड़ा जी प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके जी सर। हैबिट में लाना है। बाकी जी सर। बिहार से इसको काम कर, बिहार का जो भी करंट अफेयर्स है उसको भी पढ़िए अच्छे से, बाकी जी ओवरऑल सर। ठीक है। पोर्शन को सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बिहार ज्योग्राफी जो हो गया और करंट अफेयर हो गया ना, उसको अच्छे से पढ़िए आप लोग। क्योंकि अभी जो ये टाइम है ना वो फ्लड मैनेजमेंट का है, तो आपसे वो पूछेंगे कि बिहार गवर्नमेंट की इनिशिएटिव क्या है ना। अदर भी कंपेयर करके ये पूछ सकते हैं कि जैसे बिहार में जो फ्लड है, जैसे नेदरलैंड का एक मॉडल है, बिहार गवर्नमेंट ने उसकी स्टडी की थी। तो प्लीज सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप देने जाए, आपका पढ़े, तो बिहार ज्योग्राफी वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से देख के जाइए आप लोग। और स्पेशली 3-4 महीने में जो करंट अफेयर्स रिलेटेड है ना, उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। जी सर। कार्तिकेयन सर, एक चीज ये पूछनी थी कि जैसे मान लीजिए कि यदि कोई आदमी एनर्जेटिक बोलता है तो एक आदमी, दूसरा व्यक्ति कह रहा था कि ऐसा बोलने से एग्जामिनर ऐसा समझता है कि ये कुछ तो गड़बड़ है उसमें, मतलब नर्वसनेस फील होने के लिए वो स्पीच को अपने ज्यादा हायर नहीं नहीं लेवल नहीं पर ले नहीं जाता नहीं है। नहीं नहीं, ये मैं ये कहना चाह रहा था कि आप ऐसा नहीं कि आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, वॉइस सारी क्लियर आ रही थी, बस ऐसा लग रहा था कि आप पे एज का इम्पैक्ट दिख रहा है, आपने वो नहीं दिखना चाहिए।
जी कि सर। आप भी उतने ही जो 25 इयर्स के 22 इयर्स के जो बच्चे हैं, जो एस्पायरेंट है, मैं भी उतना ही जी कैपेबल हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे पास वो अनुभव भी है। जी तो वो सर। मैं उस ऊर्जा की बात कर रहा हूँ। बाकी आपकी बस उसको मेंटेन करना है, उस इंथुजिज्म ओके को। सर। ओके, थैंक यू। ओके।